आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में जो बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ धोखे में ही रहा। एक एक करके उसके सामने उसके परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जिसके बाद इस शख्स की जिंदगी ही बदलने वाली है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा कहानी के हीरो की तरफ ले चलूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और ये आपकी पहली वीडियो है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरी अगर पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लेकिन आपको अगर चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो हमारी कहानी का हीरो मार्टिन अपनी बीवी लीना के साथ ऊटी के इस छोटे से गांव में रहता है। अपने माँ बाप को खोने के बाद मार्टिन का इस दुनिया में सिर्फ उसकी ये पत्नी लीना ही बची है जिसे वो दिलो जान से चाहता है। आज दोनों की एनिवर्सरी है और मार्टिन ने लीना को सरप्राइज करने का प्लान किया था, लेकिन हर बार की तरह मार्टिन का ये सरप्राइज भी लीना को पहले ही पता चल गया और उल्टा लीना ने ही मार्टिन को एक गिफ्ट के साथ सरप्राइज कर दिया। मार्टिन निराश हो जाता है क्योंकि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हर बार वो जो भी सरप्राइज प्लान करता है वो किसी न किसी वजह से धरा का धरा रह जाता है। तो खैर अपना नाश्ता खत्म करके मार्टिन सीधा अपने ऑफिस के लिए निकलता है। मार्टिन अपने दोस्त पॉल के लिए उसकी टी एस्टेट संभालता है। पॉल एक काफी बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी इंडिया में जगह जगह पे टी एस्टेट्स हैं और उनमें से एक ऊटी वाली टी एस्टेट मार्टिन संभालता है। लेकिन पॉल और मार्टिन की दोस्ती काफी पुरानी है। पॉल ने मार्टिन को कभी भी अपनी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं समझा। बचपन से लेके आज तक उसे अपने भाइयों जैसा ही रखा है और दूसरी तरफ मार्टिन भी पॉल के इस बिजनेस को अपना समझ के ही दिन रात मेहनत करता है। लेकिन फिलहाल पॉल असम में है, इसलिए मार्टिन को एनिवर्सरी वाले दिन कॉल करके वो उसे कहता है कि तुम्हें आज के दिन तो ऑफिस नहीं आना चाहिए था, घर जाओ अपनी पत्नी के साथ थोड़ा बहुत समय बिताओ। लेकिन काम का बहाना देके मार्टिन उसे चुप करवा देता है। इतने में मार्टिन का ध्यान पॉल के नए घर पे जाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। पॉल उसे कहता है कि शांति में थोड़ा समय बिताने के लिए मैंने ये नया घर रेंट पे लिया है। इसके बाद मार्टिन उसे बताता है कि ऋत्विक भंसाल नाम का दूसरे टी एस्टेट का मालिक उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहता। मुझे पता है कि वो हमें अपना कॉम्पिटिटर समझता है और पूरी कोशिश में लगा है कि किसी तरह हमारे धंधे को खत्म कर दे। लेकिन उसे समझाते हुए पॉल उसे कहता है कि एक बार मिलने में क्या हर्ज है, शायद उससे कोई धंधे की बात ही निकल आए। अगर पॉसिबल हो तो एक बार समय निकाल के उससे मिल ही आओ। लेकिन मार्टिन का ध्यान तो अभी भी अपनी पत्नी को कोई सरप्राइज देने में लगा हुआ है। इसी कोशिश में वो अपनी कंपनी में काम कर रहे एक लड़के से कुछ आइडियाज मांगता है और वो लड़का मार्टिन को बताता है कि सर अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए मैंने उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दी थी। इस ऐप से चुपके मैं उसकी वीडियोस और तस्वीरें लेता रहा और इन्हीं सब तस्वीरों और वीडियोस से मिला के मैंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया था जो मेरी गर्लफ्रेंड को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आप चाहो तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। मार्टिन को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और घर जाके वो लीना के फोन में हिडन फेस नाम की ये ऐप इंस्टॉल कर देता है। अब अगले दिन ऑफिस में बैठ के मार्टिन की पूरी नजर लीना के फोन पे है। उसके कैमरे से मार्टिन लीना की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस निकालता है जिसका लीना को कोई आइडिया ही नहीं है। अचानक थोड़ी देर बाद मार्टिन कैमरे में देखता है कि घर में लीना के अलावा कोई और भी मौजूद है। लीना उसे चाय देते हुए दिखाई दे रही है लेकिन उस शख्स की शक्ल कैमरे में नहीं आ रही। बात को इतना सीरियसली ना लेते हुए मार्टिन उसे इग्नोर कर देता है और शाम को ऋत्विक बंसल से मिलने उसके घर पहुंचता है। पॉल के कहने पे मार्टिन बंशाल से मिलने तो आ गया, लेकिन मार्टिन के वहां पहुंचते ही बंशाल पॉल के बारे में जहर उगलना शुरू कर देता है। वो मार्टिन को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम पॉल को छोड़ के मेरी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दो। तुम्हें यहाँ इज्जत और पैसे दोनों ही मैं पॉल से ज्यादा दूंगा। उसे समझाते हुए मार्टिन उससे कहता है कि मेरा और पॉल का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक का नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम एक दूसरे के कितना करीब हैं। मेरे और पॉल के पिता थॉमस अंकल बचपन के ही दोस्त थे। दोनों एक साथ नौकरी की तलाश में असम गए और वहाँ काम किया। दोनों ने कई साल एक साथ ही बिताए, लेकिन अचानक मेरी माँ और पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी माँ की मौत हो गई और पिताजी हमेशा
हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए। लेकिन उसके बाद थॉमस अंकल ने ही मुझे और मेरे बीमार पिता को संभाला। लेकिन बीमारी से कुछ दिन लड़ने के बाद मेरे पिताजी की भी मौत हो गई और मैं हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो गया। उसके बाद थॉमस अंकल ने मुझे एक बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। मुझे अच्छी तरह पढ़ा लिखा के उन्होंने मुझे वो जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं दी जिनकी मुझे जरूरत थी। और यहाँ तक कि मेरे बचपन का प्यार लीना, उससे भी मेरी शादी थॉमस अंकल और पॉल ने ही करवाई थी। तो अब तुम खुद ही बताओ कि जिस परिवार के मेरे सर पे इतने एहसान हो, मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। लेकिन बंशाल को मार्टिन की ये सारी बातें बकवास लग रही हैं और वो मार्टिन को धमकी देते हुए कहता है कि एक दिन तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए मुझसे नौकरी मांगने आओगे। अब अगले दिन मार्टिन ऑफिस में फिर से वो ऐप शुरू करता है और लीना के फोन के कैमरे से उसकी प्यारी प्यारी वीडियोस फिर से निकालने को तैयार है। लेकिन अचानक उसे कैमरे में सिगरेट का धुआं दिखाई देता है। लीना सिगरेट कभी पीती नहीं और घर पे ऐसा कौन सा इंसान है जो सिगरेट पी रहा है, ये सवाल मार्टिन के दिमाग में दौड़ने लग जाता है। लीना उससे हंस हंस के बातें कर रही है और मार्टिन का शक और भी गहराता जा रहा है। बात का पता लगाने के लिए मार्टिन लीना को एक मैसेज करता है। लेकिन मार्टिन कैमरे में देखता है कि मैसेज आते ही लीना ने वो मैसेज इग्नोर कर दिया और अब मार्टिन की टेंशन बढ़ने लगी है। वो घर जाके बातों बातों में कोशिश करता है कि लीना से उगलवाए कि आखिर आज घर पे आया कौन था। लेकिन उसे साफ झूठ बोलते हुए लीना उसे कहती है कि जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं शायद सो रही थी, इसलिए इतना लेट तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई किया। अब लीना के मुंह से सफेद झूठ सुन के मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंच के वो लीना के फोन पे फिर से नजर रखने लग जाता है और आज मार्टिन कैमरे में एक शख्स को अपने घर से निकलता हुआ देख लेता है और इसी के साथ मार्टिन का शक यकीन में बदल चुका है। उसे अपनी पत्नी लीना पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन अब आगे कोई भी कदम उठाने से पहले मार्टिन को पक्के सबूत चाहिए होंगे। मार्टिन घर में एक और फोन छुपा देता है और उस फोन के कैमरे से लीना पे नजर रखने लगता है। अगले दिन एक अनजान शख्स मार्टिन के घर घुसता है। वो लीना से फ्लर्ट करते हुए मीठी मीठी बातें कर रहा है। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वो शख्स लीना को बार बार सिर्फ एक ही चीज के बारे में पूछ रहा है कि आखिर तुम अपने प्लान को अंजाम कब दोगी। प्लान क्या है और किस बारे में बात चल रही है ये अभी दोनों नहीं बताते। अगले दिन लीना उसे घर आने से मना करती है और 3 बजे कहीं और मिलने को बुलाती है। अगले दिन घर से निकल के लीना एक सुनसान जगह उस शख्स से मिलने पहुंचती है और लीना के फोन के जरिए मार्टिन की उस पे नजर बराबर बनी हुई है और मार्टिन की दुनिया तब उजड़ जाती है जब वो उन दोनों को अपना मर्डर करने की बातें करते हुए सुनता है। मार्टिन को ये सुन के यकीन नहीं हो रहा कि जिस पत्नी को उसने इतना प्यार किया, बचपन से लेके आज तक उसके लिए जान लुटाता रहा, वही उसके मर्डर की प्लानिंग कर रही है। वो शख्स लीना को एक बंदूक देता है और कहता है कि मौका लगते ही इसका इस्तेमाल करके तुम मार्टिन को खत्म कर देना। लेकिन इन दोनों का ये प्लान अब मार्टिन को पता चल चुका है, इसलिए 24 घंटे अब मार्टिन लीना पे नजर रखे हुए है। कुछ दिनों बाद लीना फिर से उस शख्स से मिलने पहुंचती है। मार्टिन उसका पीछा करते करते उस सुनसान जगह पे पहुंच गया है। वहाँ लीना उस शख्स को बताती है कि वो मार्टिन का खून नहीं कर सकती और ये सुन के वो शख्स लीना पे गुस्सा हो जाता है। उसे जोर जोर से गालियां देते हुए वो मार्टिन को बुरा भला सुनाता है। लेकिन इतने में ही उसी की दी हुई बंदूक से लीना उस पे गोली चला के उसका वहीं मर्डर कर देती है। मार्टिन अपनी आंखों से ये सब देख लेता है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी ये लीना किसी का खून भी कर सकती है। लीना का ये रूप मार्टिन ने पहले कभी भी नहीं देखा। खून करने के बाद लीना किसी को फोन करके उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पे इसका खून कर दिया है, अब मुझे आगे क्या करना होगा। तो यहाँ से कहानी में एक के बाद एक मोड़ आता जा रहा है। वो शख्स फोन पे लीना को मिलने के लिए बुलाता है और मार्टिन उस पे नजर रखता हुआ उसके पीछे पीछे वहीं जा पहुँचता है। एक गाड़ी वहाँ पे आके रुकती है और लीना गाड़ी के अंदर बैठती है। लीना उस शख्स को कहती है कि मैंने आपके कहने पे उसका खून भी कर दिया, तो अभी के लिए प्लीज आप वो वीडियो डिलीट कर दें। लीना को दिलासा देते हुए वो शख्स उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है लीना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वो वीडियो और उसकी सारी सोर्स फाइल्स डिलीट कर दूंगा। लेकिन वहाँ से जाते जाते मार्टिन उस शख्स की शक्ल देख लेता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही ऋत्विक बंसाल है। मार्टिन का दिमाग अब पूरी तरह घूम
चुका है। लीना वहाँ उस शख्स की लाश को ठिकाने लगा रही है और मार्टिन वहाँ लीना के सामने आ जाता है। मार्टिन उसे सारे मामले की सच्चाई पूछने लगता है। वो लीना को कहता है कि आखिर तुम ऋत्विक बंसाल को कौन सी वीडियो डिलीट करने को कह रही थी? क्या ये कोई पॉर्न वीडियो है क्या? जवाब में लीना अपना सिर हिला देती है। एक के बाद एक मार्टिन को झटके लगते ही जा रहे हैं। उसे यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती है। अब मार्टिन को ये वीडियो देखनी है और वो लीना का फोन छीन के वो वीडियो खोलता है। लेकिन मार्टिन को क्या पता था कि एक और झटका उसका इंतजार कर रहा है। अब तक जिस वीडियो की बात हो रही थी, दरअसल वो वीडियो लीना की नहीं बल्कि खुद मार्टिन की है। इस वीडियो में मार्टिन और उसके ऑफिस में काम करने वाली वो मीरा नाम की अकाउंटेंट दिख रही हैं। वीडियो देख के मार्टिन कहता है कि ये तो बिल्कुल नकली वीडियो है, ऐसा कुछ हमारे बीच कभी हुआ ही नहीं। जवाब में लीना कहती है कि हाँ मार्टिन, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन ऋत्विक बंसाल ने तुम्हें फंसाने का बिल्कुल प्लान बना लिया है। तुम्हारी ये नकली वीडियो बना के वो मीडिया को दिखा देगा, लेकिन ये वीडियो देखने में इतनी असली लग रही है कि सच्चाई केवल हम ही जानते हैं और कोई भी दुनिया में तुम्हारी बात पे यकीन बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ऋत्विक बंसाल की सारी शर्तें माननी पड़ी। वो इसी वीडियो के जरिए मुझे ब्लैकमेल करता रहा। वो चाहता था कि मैं तुम्हारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डील्स के पेपर उसके साथ शेयर करूं और ये शख्स उसी के साथ मिलके काम कर रहा था। शुरुआत में तो ये डॉक्यूमेंट्स लेने हमारे घर आता जाता रहता था, लेकिन फिर अचानक इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये मुझे बार बार शादी के लिए पूछता और अपने साथ भागने के लिए कहता, लेकिन ऋत्विक बंसाल की वजह से मैं अभी तक चुप बैठी थी। पर जब उसने मुझे अब खुद कहा कि इसका मैं खून कर दूं, तो मुझे करना ही पड़ा। पॉल को बर्बाद करने के लिए ऋत्विक बंसाल किस हद तक जा सकता है, ये सोच के ही मार्टिन का दिमाग हिल चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एक बिजनेस की वजह से वो उसके पीछे इतनी बुरी तरह क्यों पड़ गया। मार्टिन लीना को घर जाने को कहता है और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा के वो भी घर पहुंचता है। वहां पहुंच के लीना उसे एक और चीज के बारे में बताती है। वो कहती है कि ऋत्विक बंसाल ने मुझे तुम्हारे फोन में हिडन फेस नाम की वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कहा था, जिसके जरिए वो शायद तुम पे नजर रख रहा था। मार्टिन का माथा फिर से घूम चुका है। वो तुरंत अपना फोन चेक करता है और उसके फोन पे हिडन फेस नाम की वही ऐप है जो अब तक उसने लीना के फोन में इंस्टॉल करके रखी थी। अब लाश ठिकाने लगाते वक्त मार्टिन का फोन उसकी जेब में ही था, जिसके जरिए ऋत्विक बंसाल ने मार्टिन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और कुछ ही समय में ये सबूत पुलिस और मीडिया दोनों के पास पहुंच चुके हैं। पुलिस मार्टिन को पकड़ने उसके घर आ चुकी है और इससे पहले कि वो मार्टिन को पकड़ पाए, मार्टिन वहां से फरार हो जाता है और अगले दिन हर न्यूज चैनल पे ये खबर आग की तरह फैल चुकी है। सारे सबूत भी मार्टिन के खिलाफ ही हैं और अब लगता है कि मार्टिन को कोई नहीं बचा सकता। फरार होने के तुरंत बाद मार्टिन सबसे पहले ये खबर पॉल को देता है। वो पॉल को कहता है कि ऋत्विक बंसाल मुझे खून के इल्जाम में फंसा के हमारी टी एस्टेट बंद करना चाहता है, क्योंकि मैंने वो लाश हमारी टी एस्टेट के अंदर ही दफनाई थी, जिसकी वजह से उसके पास काफी सबूत हैं हमारी टी एस्टेट को बदनाम करने के लिए। ये सुन के पॉल उसे कहता है कि मैं 2 दिन में वहाँ आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखो। और असली सच्चाई का पता लगाने के लिए मार्टिन अब बंसाल का पीछा करने लग गया है। उसे दिखाई देता है कि शाम को बंसाल किसी से मिलने एक होटल में पहुंचा है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त पॉल ही है। जी हाँ, बंसाल और पॉल एक दूसरे के हाथ मिला रहे हैं और बहुत ही हंसते हंसते एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मार्टिन के सामने ये कहानी अब और भी उलझती जा रही है। ये खेल उसकी समझ से अब बाहर होता जा रहा है। वो जितना सच जानने की कोशिश कर रहा है, कहानी उतनी ही उलझ रही है, क्योंकि पॉल तो कह रहा था कि वो 2 दिन बाद यहाँ आएगा, तो फिर वो अचानक यहाँ कर क्या रहा है, और सब कुछ जानते हुए भी वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिला के इतनी हंसते हंसते बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद पॉल का चुपचाप पीछा करते हुए वो उस घर में पहुंचता है जो उसने स्टार्टिंग में वीडियो कॉल में देखा था, और उसे समझ आता है कि पॉल कभी इस शहर से बाहर गया ही नहीं, बल्कि वो तो शुरू से इसी घर में रह रहा था। घर के अंदर घुसने पे मार्टिन को और भी हैरान कर देने वाली चीजें दिखाई देती हैं। एक कमरे में सिर्फ मार्टिन की तस्वीरें लगी हैं। उसके
घर और ऑफिस में चोरी छुपे लगाए कैमरों का व्यू वहाँ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में मार्टिन ने जो कुछ भी किया उसकी एक एक जानकारी उसी कमरे में मौजूद है। मानो मार्टिन पे 24 घंटे नजर रखी जा रही थी और मार्टिन की समझ से अभी भी ये बाहर है कि आखिर उसके साथ ये हो क्यों रहा है। पॉल को ये सब करके मिलेगा क्या? इतने में उस कमरे में पॉल पहुंच जाता है। अब मार्टिन को सारी सच्चाई जाननी है और वो पॉल पे हमला कर देता है। पॉल उसे बताता है कि मेरे और तुम्हारे पिता कभी दोस्त थे ही नहीं। बचपन से लेके आज तक तुम्हें झूठ बताया गया कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, बल्कि असलियत में इन सारी टी एस्टेट्स के असली मालिक तो तुम हो। दरअसल हम दोनों के पिता कभी असम एक साथ बिजनेस करने नहीं गए, बल्कि सिर्फ तुम्हारे पिता गए थे। उन्होंने असम में बहुत सारी टी एस्टेट्स खरीदी और उनकी देखभाल के लिए मेरे पिता को काम पे रखा। लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ और पिता हमेशा हमेशा के लिए बेड पे पड़ गए, तब मेरे पिता को पता चला कि तुम्हारे पिता का इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये बिल्कुल सही मौका था तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हथियाने का और इसी मौके का फायदा उठा के उन्होंने तुम्हें बचपन से लेके अब तक सारी कहानी झूठी बताई। लेकिन मार्टिन पूछता है, तो अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे जान से मार के सारी प्रॉपर्टी हथिया भी सकते थे। मुझे इतने सालों तक जिंदा क्यों रखा? लेकिन इतने में मार्टिन पे पीछे से हमला होता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि पॉल के पिता थॉमस करते हैं। जिस शख्स ने मार्टिन को बचपन से लेके आज तक एक बाप की तरह प्यार किया, उसी थॉमस अंकल ने आज मार्टिन पे हमला कर दिया। अपने थॉमस अंकल को अपने सामने देख मार्टिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका दिल अब बुरी तरह टूट चुका है। आगे की कहानी बताते हुए थॉमस उसे कहता है कि ये टी एस्टेट्स और सारी प्रॉपर्टीज शुरू से ही हमारी थी। मेरे दादाजी अपने इलाके के बहुत रईस आदमी थे, लेकिन मेरे पिता की जुए की लत के आगे हमें ये सारी प्रॉपर्टी गंवानी पड़ गई और मजबूरन मुझे भी लोगों की टी एस्टेट्स में काम करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे पिता ने बहुत जल्दी मेहनत करके काफी सारी टी एस्टेट्स खरीद ली और कामकाज के लिए वो ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिसे टी एस्टेट्स के बारे में पहले से ही कोई जानकारी हो। उन्होंने मुझे काम पे तो रख लिया, लेकिन उनका एक्सीडेंट होने के बाद मुझे एक मौका मिल गया ये सारी प्रॉपर्टी वापस हथियाने का। और बीमार आदमी तो वैसे भी किसी काम का नहीं, इसलिए मुझे उन्हें मारना ही पड़ा। ये बात सुन के मार्टिन को एक और तेज धक्का लगता है। अपने बाप की तरह जिस थॉमस अंकल की वो पूजा करता था, उसे आज पता चल रहा है कि उसी थॉमस अंकल ने उसके पिता को मारा है। इसके बाद थॉमस कहता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तुमने एक निर्दोष आदमी का खून कर दिया, इसीलिए अब हमें पुलिस को फोन करके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन मार्टिन वहाँ से पॉल और थॉमस को चकमा देके भाग जाता है और सीधा गांव में मौजूद अपने घर पहुँचता है। इतने में उसे वहाँ पे एक बहुत पुरानी चिट्ठी मिलती है जो असम के किसी फादर रोमन ने उसके पिता को लिखी थी। चिट्ठी से मार्टिन को फादर रोमन का नंबर मिलता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत फादर रोमन को फोन मिला देता है। फादर रोमन मार्टिन को बताते हैं कि तुम्हारे पिता असम में आते जाते रहते थे। उन्हें चर्च से इतना प्यार हो गया था कि अपनी वसीयत में उन्होंने ये स्पेशल लिखा है कि तुम्हारी मौत के बाद ये सारी प्रॉपर्टी चर्च की हो जाएगी। ये बात सुन के मार्टिन को बहुत हैरानी होती है। अब उसे समझ आ रहा है कि अभी तक पॉल और उसके पिता थॉमस ने उसे मारा क्यों नहीं, क्योंकि मार्टिन के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तो चर्च को चली जाती। पर एक सवाल अभी भी मार्टिन को परेशान कर रहा है कि आखिर इतना बड़ा प्लान बना के वो मुझे पुलिस के हाथों क्यों देना चाहते हैं। मेरे जेल चले जाने से इन लोगों को क्या फायदा हो सकता है। लेकिन इसी बीच मार्टिन को पुलिस के आने की खबर मिलती है और वो तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ देर पुलिस को चकमा देने के बाद फाइनली मार्टिन पुलिस के हाथों आ ही जाता है और उस खून के इल्जाम में मार्टिन को जेल में बंद कर दिया गया है। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद मार्टिन से मिलने वहाँ लीना आती है। मार्टिन लीना को बताता है कि इतने सालों तक कैसे पॉल और थॉमस ने उसे बेवकूफ बनाया और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इतने बड़े मास्टर प्लान को अंजाम दे दिया। लेकिन लीना के लिए उसकी बातें समझ से बाहर हैं और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि शुरुआत से लेके पॉल और उसके पिता थॉमस कभी खुल के सामने ही नहीं आए। लीना को तो यही लग रहा है कि ये सारा खेल तो ऋत्विक बंशाल का बिछाया हुआ था, तो इसमें थॉमस और उसका बेटा पॉल कहाँ से आ गए। मार्टिन उसे कहता है कि तुम तुरंत एक वकील का इंतजाम करके मेरी यहाँ से बेल कराओ। ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसका बदला मुझे उनसे लेना ही पड़ेगा। लेकिन इतने में लीना का वहाँ मिलने का समय खत्म हो चुका है और अचानक पुलिस वाला लीना को लीना थॉमस कह के बुलाता है और ये सुनते ही मार्टिन ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाता है। लीना की शक्ल के हाव भाव भी तुरंत बदल जाते हैं और मार्टिन को समझ में आता है कि
लीना थॉमस कोई और नहीं बल्कि पॉल की बहन और थॉमस अंकल की बेटी ही है। लेकिन मार्टिन सोच में पड़ गया है कि लीना तो मुझे स्कूल में मिली थी, तो फिर आखिर ये माजरा क्या है। और फिर अपना असली चेहरा उसे दिखाते हुए लीना उसे बताती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं थॉमस की ही बेटी हूँ। तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेना और तुमसे प्यार करके शादी कर लेना ये भी मेरे पिता के प्लान का ही पार्ट था। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये प्लान अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25 साल पहले ही मेरे पिताजी ने ये सब प्लान करना शुरू कर दिया था। हमें अपनी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में वापस चाहिए और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तुम्हारे पिता के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के नाम हो चुकी थी, लेकिन अब जब तुम जेल में हो तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरे नाम हो चुकी है। और इस आखिरी धोखे ने मार्टिन की जिंदगी बदल के रख दी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि बचपन से आज तक जिस लीना को वो अपना समझता रहा वो तो उसकी कभी थी ही नहीं। और इसके साथ ही मार्टिन की इस जेल से निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 8 साल जेल में बिताने के बाद मार्टिन को जेल में एक ऐसा शख्स मिलता है जो उसकी मदद के लिए तैयार हो चुका है। अपनी पत्नी और उसके घर वालों से बदला दिलवाने के लिए मार्टिन उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। वो मार्टिन की बेल का इंतजाम कर देता है और जेल से बाहर मार्टिन के कहने पे उसके आदमी मार्टिन की पत्नी लीना पे नजर रखे हुए हैं। जेल से निकलने से ठीक पहले मार्टिन लीना को जेल से फोन करता है। फोन पे मार्टिन की आवाज सुन के लीना फाइनली सरप्राइज हो जाती है। उसे धमकाते हुए मार्टिन उसे कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आपको अब ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही नई नई और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आपसे मैं मिलूंगा एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।